ज्ञानपुर नाम का एक गांव था जहां संकट दास नाम का एक लकड़हारा अपनी बीवी गीता के साथ रहता था। संकट दास की उम्र काफी हो गई थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही नदी किनारे जंगल से लकड़ियां काटने जाता था। लकड़ियां बेचकर संकट दास को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उन्हीं से इंतजाम हो पाता। नदी पर बहुत से मछुआरे भी मछलियां पकड़ने आते थे। एक दिन संकट दास ने देखा कि मछुआरों ने अपने जाल में एक जलपरी को पकड़ लिया है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे तरह ही एक इंसान हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पैरों की जगह मेरी पूंछ है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें बाजार में बेचने पर हमें बहुत कीमत मिलेगी। मछुआरे जलपरी के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और जलपरी को जाल में ही छोड़कर खाना खाने चले जाते हैं। संकट दास ये सब देख रहा था। संकट दास को जलपरी पर रहम आ जाती है। वो चुपके से जलपरी के पास जाता है और जलपरी के मुंह पर पानी की छींटे मारता है। होश में आते ही जलपरी चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। डरो नहीं, मैं मछुआरा नहीं हूँ। मेरा नाम संकट दास है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। संकट दास ने कुल्हाड़ी से जाल काटा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है। इतना कहने के बाद संकट दास अपने घर लौट आया। घर लौटने पर संकट दास ने देखा कि उसकी बीवी आंखों में आंसू लिए है और उसने खाना भी नहीं बनाया है। क्या हुआ गीता, आज तुम इतनी मायूस क्यों हो? रोजाना तो तुम मेरे लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी, आज तो तुमने चूल्हा भी नहीं जलाया है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है और आज सरपंच ने गांव में ढोल पिटवाकर ऐलान करवाया है कि आज के बाद कोई भी जंगल से लकड़ियां नहीं काटेगा। क्या हुकूमत ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है? हाँ, इसीलिए रो रही हूँ मैं। हमारे पास तो लकड़ियां काटकर बेचने के अलावा कमाई का और कोई रास्ता भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई बेटा भी नहीं है जो शहर जाकर कमाई करके ला सके। फिक्र मत करो, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। आज लकड़ियां बेचकर 100 रुपए मिले हैं। चलो ढाबे पर चलकर खाना खा लेते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। बाजार जाकर अनाज लाने का मेरा मन नहीं हो रहा है और फिर मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। संकट दास और गीता ढाबे पर खाना खाने पहुँचे। गांव में एक ही ढाबा था जो शेरा और हाथी नाम के 2 भाई चलाया करते थे। शेरा भाई, जरा हमारे लिए 2 सादा थाली लगवा दीजिए। ठीक है, लगाता हूँ। आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा। आधा घंटा बीत गया लेकिन थाली नहीं आई। शेरा भाई, अभी तक हमारी थाली नहीं आई। तुम बार बार मेरा सिर क्यों खा रहे हो? देख नहीं रहे हो इतनी भीड़ है? मगर तुम्ही ने तो कहा था कि आधे घंटे बाद थाली मिल जाएगी। अब हम कभी इस ढाबे पर खाना खाने नहीं आएंगे। गीता ने घर पहुंचकर संकट दास से कहा, हमारे गांव में एक ही ढाबा है, उस पर कितनी भीड़ रहती है और खाना भी अच्छा नहीं मिलता। क्यों ना हम लोग अपना एक ढाबा खोल लें? अगर हमारा ढाबा चल निकला तो हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। ये ख्याल मेरे मन में भी आया था। मैं अपने सोने के कंगन गिरवी रख दूंगी, तब तो किराए का इंतजाम आसानी से हो जाएगा ना। संकट दास और गीता ने शेरा और हाथी भाइयों के ढाबे के पास ही एक दुकान किराए पर ले ली और अपना ढाबा शुरू कर दिया। संकट दास भाई, थाली कितने की है? सिर्फ 50 रुपए की। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगाता हूँ। संकट दास और गीता के मोहब्बत भरे बर्ताव और लजीज खाने की वजह से उनके ढाबे पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती गई। उधर शेरा और हाथी का ढाबा खाली होता जा रहा था। कुछ ही दिनों में शेरा और हाथी भाइयों का काम धाम ठप हो गया। शेरा भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। पिछले 2 महीनों से हमारी आमदनी आधी से भी कम हो गई है। हमें इस संकट दास को ठिकाने लगाना होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मेरे पास एक तरकीब है।
शेरा संकट दास को बचपन से जानता था। वो जानता था कि संकट दास को तैरना नहीं आता। एक रात शेरा और हाथी संकट दास के करीब पहुंच गए। उन्होंने संकट दास का मुंह कपड़े से बांध दिया। फिर वो संकट दास को नाव पर बिठाकर नदी के बीचों बीच फेंक दिया। कुछ ही वक्त में संकट दास नदी में डूब गया। कुछ वक्त बाद संकट दास की आंख खुली तो उन्होंने खुद को पानी के अंदर पाया। वही जल परी जिसकी संकट दास ने एक बार जान बचाई थी, वो संकट दास के सामने खड़ी थी। मैं जिंदा कैसे बच गया? कुछ बदमाशों ने मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मुझे नदी में फेंक दिया था। मैंने तुम्हें बचाया है। मगर मैं पानी के अंदर सांस कैसे ले पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें एक जादुई गोली खिलाई है। जलपरी संकट दास को एक घड़ा देती है। जब भी तुम इस घड़े में हाथ डालोगे, इससे एक गोली बाहर निकलेगी। उस गोली को खाने के बाद कोई भी पानी के अंदर सांस ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस गोली का असर केवल 12 घंटे तक ही रहता है। मैं ये घड़ा तुम्हें तोहफे में दे रही हूँ, तुम इसे ले जा सकते हो। संकट दास घड़ा लेकर अपने घर आ गया। उसने घड़े को संभाल कर रख दिया और अपने ढाबे पर काम करने चला गया। शेरा और हाथी उसे देखकर चौंक गए। अरे भाई, ये संकट दास जिंदा बचकर वापस कैसे आ गया? लगता है इसने तैरना सीख लिया होगा। शेरा भाई, अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो, इस बार मैं संकट दास का खेल खत्म कर दूंगा। शेरा गांव के सरपंच के पास गया और उसने सरपंच से कहा, चौधरी साहब, मुझ पर एक एहसान कीजिए। क्या बात है शेरा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चौधरी साहब, गांव के हर एक आदमी से कह दीजिए कि कोई भी संकट दास को अपनी जमीन या दुकान किराए पर ना दे। संकट दास की वजह से मेरा कारोबार चौपट हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। संकट दास जिस दुकान में ढाबा चला रहा था, उस दुकान के मालिक ने संकट दास से दुकान खाली करवा दी। इन्हें अचानक क्या हो गया? हम तो अच्छा खासा किराया भी दे रहे थे, फिर भी इन्होंने हमसे दुकान क्यों खाली करवा दी? कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी जगह किराए पर ले लूंगा। संकट दास निराश होकर नदी के किनारे गया। वही जल परी जिसने संकट दास को घड़ा दिया था, नदी से बाहर आई। क्या हुआ संकट दास, आज तुम इतने मायूस क्यों हो? गांव में कोई अपनी जमीन मुझे किराए पर देने को तैयार नहीं है और मैं अपने घर पर भी ढाबा नहीं खोल सकता क्योंकि मेरा घर मेन रोड से दूर है। वहाँ खाना खाने कोई नहीं आएगा। संकट दास ने सारी बात जल परी को कह सुनाई। तुम नदी के नीचे पाताल लोक में ढाबा खोल लो, उस जमीन पर किसी का हक नहीं है। मगर पानी में आग कैसे जल पाएगी और लोग वहाँ सांस कैसे ले पाएंगे? फिक्र मत करो, पाताल लोक में आग जल सकती है। हम भी तो वहीं खाना बनाते हैं। और रही बात पानी में सांस लेने की, तो याद करो, मैंने तुम्हें एक घड़ा दिया था जिसमें जादुई गोलियां थीं। हाँ, उस मटके के बारे में तो मैं भूल ही गया। संकट दास ने नदी के नीचे पाताल लोक में ढाबा खोल दिया और गांव में जगह जगह बैनर लगवा दिए। गांव के लोग पाताल लोक का ढाबा देखने के लिए बहुत उतावले थे। वो सभी नदी के किनारे पहुंच गए। संकट दास ने सभी को मटके से निकालकर एक एक गोली दे दी और कहा, सुनो सुनो भाइयों, इस गोली का असर 12 घंटे तक ही रहता है, इसीलिए 12 घंटे के बाद पानी से बाहर जरूर आ जाना। लोगों ने नदी के नीचे जाकर पाताल लोक में संकट दास के ढाबे में खाना खाया और पाताल लोक की सैर भी की। संकट दास ने नदी किनारे एक नौकर को खड़ा कर दिया और उससे कहा, जो भी खाना खाने आए उसे मटके से निकालकर एक गोली दे देना। ऐसा कहकर संकट दास ढाबे पर काम करने चला गया। उधर शेरा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। पाताल लोक का ढाबा, संकट दास ने ये बहुत अच्छी चाल चली है। अपने गांव वाले तो वहां जा ही रहे हैं, ऊपर से बगलगीर गांव के लोग भी पाताल लोक में खाना खाने और वहां सैर करने के लिए जा रहे हैं। हमारे ढाबा पर तो सन्नाटा छा गया है।
भाई, मैं भी संकट दास के ढाबे पर गया था। पाताल लोक की दुनिया बहुत खूबसूरत है। बहुत रंग बिरंगी मछलियाँ देखने को मिलती है वहाँ। खामोश। अगर संकट दास का ढाबा इस गांव में रहा ना, तो हमें इस गांव से बाहर जाकर कहीं और ढाबा लगाना पड़ेगा। शेरा फिर से गांव के सरपंच के पास पहुंच गया और बोला, चौधरी साहब, आप संकट दास के ढाबे को नदी के अंदर से हटवाइए। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। माफ करना शेरा, मैं संकट दास को और परेशान नहीं कर सकता। संकट दास के ढाबे की वजह से दूर दूर से लोग हमारे गांव में आ रहे हैं। इससे हमारे गांव का नाम हो रहा है और मुसाफिरों की वजह से गांव के लोगों की माली हालत भी सुधर रही है। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। शेरा अपने घर आकर हाथी से बोला, चौधरी साहब भी हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई? शेरा और हाथी गांव छोड़कर दूसरे गांव में अपना ढाबा चलाने लगे। अब संकट दास और गीता का पाताल लोक का ढाबा चलता रहा। राजन अपने घर पर चुपचाप एक चारपाई पर लेटा हुआ था कि तभी कोई उसके घर का दरवाजा बुरी तरह से पीटने लगा। राजन की बीवी नंदा रसोई में खाना बना रही थी। राजन ने उठकर दरवाजा खोल दिया। राजन के सामने गांव का साहूकार संपत राय खड़ा था। संपत राय राजन को गुस्से से देखते हुए बोला, देखने में तो तुम बहुत ही मासूम लगते हो राजन, मगर अंदर से तुम इतने झूठे हो गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? भूल गए? आज तुम्हें मेरे पैसे लौटाने थे। मुझे मालूम है संपत जी कि मुझे आपको पैसे लौटाने हैं, मगर अभी तो दिन गुजरने में पूरे 6 घंटे बचे हैं। शाम तक इंतजार तो कर लेते आप। नहीं, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। देखिए, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप तो जानते हैं संपत जी कि मेरा शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। अचानक कारोबार में नुकसान हो जाने की वजह से मुझे अपना घर बार, अपना शहर सब छोड़ना पड़ा। मजबूरी में मुझे यहाँ कर गांव में बसना पड़ा। आप तो मेरे बारे में सब जानते हैं। बस करो, बहुत हो गया। तुम्हारी इन कहानियों को सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। अरे अगर तुम्हारा कारोबार डूब गया तो तुम मुझे भी डुबा दोगे क्या? तुमने पैसे लेते वक्त वादा किया था कि 3 महीने में लौटा दोगे। आज 5वां महीना हो गया। आप फिक्र मत कीजिए संपत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम तक पैसों का बंदोबस्त कहीं न कहीं से जरूर हो जाएगा। जैसे ही बंदोबस्त हो जाएगा, मैं खुद आपके पैसे आकर लौटा दूंगा। राजन की बात सुनकर संपत राय गुस्से से बुरा भला बोलकर वहाँ से चला गया। राजन अपनी आंखों में आंसू लिए हुए चारपाई पर बैठ गया कि तभी उसकी बीवी नंदा उसके पास आकर बोली, आपने उससे झूठ क्यों बोला कि आपके पास पैसे आ जाएंगे? शाम तक पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? कल मैंने अपने दोस्त नितिन से बात की थी। आज वो कुछ पैसे लेकर आएगा मुझे देने। कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहोगे? अरे बुरे वक्त में कोई किसी के साथ नहीं होता। तो फिर तुम ही बताओ नंदा, मैं क्या करूं? मेरी वजह से शादी के बाद तुम्हारी तालीम अधूरी रह गई। अगर मेरा कारोबार बर्बाद नहीं होता तो तुम बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन सकती थी। फिक्र मत कीजिए, मैं अभी एक अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट में जी जान से लगी हुई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सफल हो जाऊंगी। किस प्रोजेक्ट की बात कर रही हो तुम नंदा? इस प्रोजेक्ट को करते हुए तुम्हें पूरे 2 साल हो गए हैं। पहले शहर के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे और अब गांव के लोग भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे नदी में डूबकर मजबूरन सुसाइड करनी पड़ेगी। राजन आंखों में आंसू लिए हुए वहाँ से चला गया और सारा दिन वो अपने दोस्त नितिन का इंतजार करता रहा, मगर नितिन वहाँ पर नहीं आया। नंदा जानती थी कि नितिन राजन को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाता है। दरअसल नंदा शादी से पहले साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रही थी और वो साइंटिस्ट बनने के लिए पूरी मेहनत और लगन से अपनी तालीम में लगी हुई थी। मगर तालीम के बीच में ही नंदा की राजन से शादी हो गई। शादी के बाद राजन ने नंदा को अपनी तालीम जारी रखने के लिए कहा। नंदा खुश हो गई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक राजन का बिजनेस तबाह हो गया और शहर में उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। राजन को रातों रात शहर छोड़कर अपने गांव में आकर बसना पड़ा, जहां उसके मम्मी पापा सालों पहले रहा करते थे। घर के काम से फ्री होकर नंदा अपने प्रोजेक्ट में जुट गई।
नंदा काफी सालों से एक रोबोट बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। नंदा अपने प्रोजेक्ट में बिजी ही थी कि तभी संपत अपने साथी भीमा के साथ घर के अंदर आ जाता है। राजन कहाँ है? जी वो दोपहर से ही घर पर नहीं लौटे हैं। अगर वो आए तो बोल देना कि संपत अपने पैसे मांगने के लिए आया था। और वैसे तुम बना क्या रही हो? जी मैं बहुत सालों से एक रोबोट बनाने की तैयारी कर रही हूँ जो बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करेगा। नंदा की बात सुनकर साहूकार अपने साथी भीमा के साथ बुरी तरह से हंसता हुआ बोला। इससे तो बेहतर है कि तुम इस कबाड़ को किसी कबाड़ी के पास बेच दो और मेरे पैसे चुका दो। साहूकार साहब सही कह रहे हैं और तुम इस बेकार के कामों की जगह इनके घर के बर्तन मांज दिया करो तो तुम्हारी कुछ आमदनी भी हो जाएगी। संपत और भीमा नंदा का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। नंदा को उन दोनों की बात अंदर तक चुभ गई। उसने गुस्से से उस रोबोट को उठाकर जमीन पर पटक दिया और गुस्से में बोली, संपत और भीमा सही बोल रहे थे। इससे अच्छा तो मैं उनके घर पर बर्तन ही मांजने का काम करूं, तो मुझे ज्यादा आमदनी हो जाएगी। नंदा ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज टकराई। नंदा चौंक कर इधर उधर देखने लगी, मगर उसने देखा कि आवाज कहीं और से नहीं बल्कि रोबोट से आ रही थी। उसने देखा कि रोबोट की आंखों में आंसू थे। ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? तभी वो रोबोट नंदा की ओर देखकर बोला, नहीं माँ, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं बल्कि सच है। आपने मुझे इतनी जोर से जमीन पर पटका कि दर्द से मेरा जिस्म दुख रहा है। नंदा फटी फटी आंखों से अपने इस प्रयोग को हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। नंदा को नहीं पता था कि उसका शौहर राजन भी इस नजारे को देख रहा था। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया नंदा। ये तो हूबहू बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पूरा यकीन है मैं अपने प्रयोग में सफल हो जाऊंगी, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है माँ। जब संपत और कालिया आपका मजाक उड़ा रहे थे तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मगर जैसे ही आपने मुझे जमीन पर पटका, मुझे अपने जिस्म में जान आती हुई महसूस हुई। अब मैं खुद को बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं इंसानों की तरह सोच और समझ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है बेटा। तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इंसानों के जैसे इमोशंस भी हैं। आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना। मैं पापा के काम में इनका हाथ बटाऊंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हल भी चला सकता हूँ, खेती भी कर सकता हूँ और बिजनेस भी कर सकता हूँ। राजन नंदा की ओर देखकर बोला, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हो सकता है राजन, बिल्कुल हो सकता है। मैंने इसके दिमाग में लाइब्रेरी की सैकड़ों किताबें अपलोड कर रखी हैं। इसके दिमाग में ज्ञान का भंडार है। उस दिन से नंदा का रोबोट बेटा दूसरों के खेतों में हल चलाने का काम करने लगा। वो रोबोट पूरे दिन का काम 1 घंटे में ही कर देता। देखते ही देखते राजन के पास पैसों की बारिश होने लगी। कुछ ही दिनों में उसने संपत का कर्जा चुका दिया और वो खुद का कारोबार करने की सोचने लगा। पर ये बात संपत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। संपत एक दिन भीमा से बोला, राजन का वालिद भी एक बहुत कामयाब इंसान था। मैं कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाया। सोचा था कि इसके बेटे को बार बार बेइज्जत करूंगा, मगर उसकी बीवी ने तो कमाल कर दिया। और इससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह है सेठ साहब कि वो रोबोट 50 लोगों का काम कुछ ही मिनटों में कर देता है। हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, मगर फिक्र मत कीजिए, आखिर वो रोबोट सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा ही तो है। कल मैं कुछ आदमियों के साथ जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा भीमा। मैं अपनी नजरों के सामने उस रोबोट के टुकड़े होते देखना चाहता हूँ। अगली रात भीमा संपत को लेकर कुछ आदमियों के साथ राजन के घर पर पहुंच गया और अचानक उसने लाठियों और डंडों से रोबोट के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए।
अचानक हुए हमले से रोबोट गिर गया। तभी वहाँ पर नंदा और राजन दौड़ते हुए आए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? माफ करना नंदा, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हारा ये रोबोट ऐसे ही गांव का काम करता रहा तो फिर हम गरीब और बेसहारा लोगों को अपना गुलाम बनाएंगे। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। राजन, ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है, तुम्हारा बेटा नहीं। लोहे का टुकड़ा तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अचानक रोबोट के जिस्म में बिजली जैसी फुर्ती आ गई और उसने उठकर संपत और भीमा को हवा में बुरी तरह से उछाल दिया। वो दोनों मुंह के बल गिरे और डर से थर-थर कांपने लगे। सेठ साहब, इस रोबोट के अंदर तो बहुत जान है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो भीमा, अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से भागो। वो दोनों डर कर उसी रात गांव छोड़कर भाग गए और देखते ही देखते नंदा का बेटा रोबोट पूरी दुनिया में मशहूर हो गया।